अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे ना इन्होंने एक गलती की है और वो ये कि हम लोग आज ये लेक्चर पढ़ने वाले हैं, ये वाला। लेकिन ये वाला लेक्चर जो है ना इससे पहले आना चाहिए था, टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस 1947। ये हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 13, और आज हम ये वाला पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये लेक्चर इससे पहले आना चाहिए था, टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस से पहले, और ये नीचे आना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद ऑनवर्ड्स जितने भी लेक्चर है ना, द प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यू स्टेट, आगे सारे लेक्चर्स ये आफ्टर इंडिपेंडेंस के हैं। आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में हमने क्या क्या चीज़ें फेस की, क्या क्या स्ट्रगल्स देखे, ये सारे ये नेक्स्ट पार्ट सारा का सारा आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला है। और इससे पहले जितने लेक्चर थे वो बिफोर इंडिपेंडेंस वाले थे। तो ये बिफोर इंडिपेंडेंस में आता है जो हमने आज पढ़ना है ना लेक्चर, ये आज़ादी से पहले वाला पार्ट है, ये पहले आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं इन्होंने इसके बाद डाला है। तो खैर अब हम ऐसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज दोबारा से हम थोड़ा पीछे चले गए हैं, क्योंकि पिछले वाला लेक्चर जो है वो आज़ादी के बाद से स्टार्ट हो रहा था और आगे सारी जर्नी आज़ादी के बाद की है। लेकिन आज के लेक्चर में दोबारा थोड़ा सा पीछे वाला पार्ट है, जो हम लोग 1861 से लेकर 1935 के दौरान जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के नाम जो हम लोग कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले आ जाता है एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होगी कि हमारे इंडिया पर जो है वो हुकूमत जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश की हुकूमत ने नहीं की थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी था जो हम पर हुकूमत कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली सिर्फ एक कंपनी थी जो बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, तजारत के लिए इंडिया में आई थी। सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी थी और उन्होंने इंडिया के ऊपर हुकूमत की थी। लेकिन अगस्त 1858 के बाद डायरेक्टली ये हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ब्रिटिश ने ही ख़त्म की थी। ब्रिटिश की जो हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था इंडिया के ऊपर उसको ख़त्म कर दिया था, और डायरेक्टली हम अंडर कंट्रोल आ गए थे अंग्रेज़ों की हुकूमत के। तो अभी तक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी हमें कंट्रोल कर रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी है जो बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, ब्रिटिश की ही कंपनी है, अंग्रेजों की ही कंपनी थी, और बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, तजारत के लिए इंडिया में आए थे, और इन्होंने हम पर हुकूमत करना शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद जो असल में हुकूमत थी अंग्रेजों की, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी, एक्चुअल गवर्नमेंट, उन्होंने फिर डायरेक्टली हम पर हुकूमत करना शुरू कर दी थी, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है, हुकूमत जो है, उसको खत्म करके डायरेक्टली हमें कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ लॉ फॉर कंप्लीट टेक ओवर ऑफ ऑल राइट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडिया। जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी, उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे ऊपर रूल था, हमारे ऊपर हुकूमत थी, उसको खत्म कर दिया था। पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड थ्रू द कैबिनेट। The Secretary of State for India was empowered about government and revenues of India. तो मुकम्मल तौर पर उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे ऊपर अब कोई हुकूमत नहीं थी, कोई उनका रूल नहीं था। अब ब्रिटिश जो असल गवर्नमेंट है वो हम पर हुकूमत कर रही थी। ऑन नवंबर 1st 1858 क्वीन विक्टोरिया issued a proclamation for the assumption of control of India by the British Crown. जो उस वक्त की क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उसने 1858 में जो है ये सारा कंट्रोल खत्म किया ईस्ट इंडिया कंपनी का, और डायरेक्टली हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए थे। पूरा का पूरा इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर था। लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाज गिवन द टाइटल ऑफ द वाइसराय। उस वक्त जो हमारा गवर्नर जनरल था इंडिया का, वो एक अंग्रेज था, लॉर्ड कैनिंग। उसने जो है जो क्वीन विक्टोरिया थी, उसने लॉर्ड कैनिंग को जो है गवर्नर जनरल से डायरेक्ट वाइसराय बना दिया था। अब वो हमारा वाइसराय था। पहले वो गवर्नर जनरल था इंडिया का, अब वो वाइसराय के तौर पर काम कर रहा था। ही कंटिन्यूड इन ऑफिस बट नॉट एज द कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव बट डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब जिस ऑफिस में वो गवर्नर जनरल के तौर पर काम कर रहा था, अब उसी सेम ऑफिस में वो काम कर रहा था एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो पहले वो था कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था, लेकिन अब वो उसी सेम ऑफिस में ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था।
पहले वो उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर हम पर हुकूमत कर रहा था, अब वो ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली ब्रिटिश और अंग्रेजों की हुकूमत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनकर इंडिया पर हुकूमत कर रहा था। मोर ओवर आर्मीज ऑफ द कंपनी केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। इसके बाद जो हमारी आर्मी थी इंडिया की, वो भी डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में चली गई थी। अब जब हम डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर चले गए, वो हमें कंट्रोल करने लगे, तो हमारे मुल्क के अंदर उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉज और एक्ट पास करवाए। तो वो सारे एक्ट कौन कौन से थे उनके बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले है इंडियन कौंसिल एक्ट 1861। ये अब पहला ऐसा एक्ट था जो डायरेक्टली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि इससे पहले जितने भी कानून बनते थे मैंने आपको बताया था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती थी क्योंकि उनकी हुकूमत थी। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी की क्योंकि हुकूमत खत्म हो गई थी, तो अब डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अंडर सारे कानून बन रहे थे। अब इस एक्ट के मुताबिक ये जो इंडियन कौंसिल एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल कुड असाइन स्पेशल टास्क टू एनी मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इंडिया की जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको जो भी टास्क दिए जाएंगे वो सारे टास्क गवर्नर जनरल देगा। इंपॉर्टेंट मैटर्स वर टू बी डिस्कस्ड विद द गवर्नर जनरल। मुल्क से रिलेटेड जितने भी अहम मामलात हैं वो गवर्नर जनरल के साथ डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे अहम सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो डायरेक्टली अंडर आते थे वाइसराय के, जैसा कि फॉरेन डिपार्टमेंट्स यानी गैर मुल्की मामलात जो हैं वो सारे के सारे वाइसराय के अंडर आते थे। और वाइसराय कौन था वो मैंने ऊपर आपको बताया था, जो क्वीन विक्टोरिया ने हमारे ऊपर लागू किया था। पहले वो गवर्नर जनरल था इंडिया का, बाद में उसे वाइसराय बना दिया गया, वो था लॉर्ड कैनिंग। तो इस वाइसराय के पास जो है बेसिकली सारे फॉरेन डिपार्टमेंट की तफसीलात होंगी, सारा फॉरेन डिपार्टमेंट इसके अंडर ही आएगा। मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल वाज रेज्ड। अब ये जो काउंसिल थी, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसकी मेंबरशिप रेज कर दी गई, बढ़ा दी गई, यानी इसके अंदर जितने मेंबर्स थे वो इंक्रीज कर दिए गए। पहले 6 थे, बाद में 12 कर दिए गए। जो 6 होंगे वो नॉन ऑफिशियल्स होंगे, यानी कि वो ऑफिशियल नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो इसलिए उनको नॉन ऑफिशियल्स कहा जाता है। वो नॉमिनेटेड होंगे, यानी उन्हें खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट नॉमिनेट करेगी। द काउंसिल हैड लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स। अब ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसके पास बहुत ज्यादा लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं थी, बहुत ज्यादा कानून बनाने वाली पावर्स नहीं थी, बहुत लिमिटेड थी। इन मद्रास एंड बॉम्बे काउंसिल्स अप्रूवल ऑफ द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर वाज नीडेड। दिस एक्ट प्रोवाइडेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन बाय नॉमिनेशन। मद्रास और बॉम्बे, इन दोनों की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी उनको ये पावर दी गई थी कि वो अगर चाहें तो गवर्नर जनरल और गवर्नर को अप्रूव कर सकते हैं और चाहे तो उसको डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली उनकी अप्रूवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, गवर्नर जनरल के लिए भी और गवर्नर के लिए। अगर वो अप्रूव नहीं करते हैं तो वो दोनों अप्रूव नहीं होंगे। दिस एक्ट प्रोवाइडेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन बाय नॉमिनेशन। इस एक्ट का मकसद ही ये था कि इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले और वो कुछ फैसले खुद से ले सके। लेकिन ये पावर सिर्फ और सिर्फ मद्रास और बॉम्बे की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को हासिल थी। बाकी सारी मुल्क में जो दूसरे प्रोविंसेस थे उनकी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी, उनको इस चीज का राइट नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मद्रास और बॉम्बे की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ये राइट दिया गया था। जो अगला एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेचर काउंसिल का साइज था वो बढ़ा दिया गया था, यानी उसके जो मेंबर्स थे उसको बढ़ा दिया गया था। In Central Legislature Council, the membership was increased from 10 members to 16 members. अब जो legislative councils हैं वो दो तरह की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बेसिकली मेन सेंटर होता है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का, यानी पूरे मुल्क का एक मेन काउंसिल। और फिर प्रोविंशियल लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आ जाती हैं जो हर प्रोविंस के लेवल पर बनाई होती हैं। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उसमें टोटल पहले 10 मेंबर्स थे, जिसको बाद में उन्होंने बढ़ाकर टोटल 16 मेंबर्स कर दिए थे, तो 6 मेंबर बढ़ा दिए गए थे। एट प्रोविंशियल लेवल, प्रोविंसेस के लेवल पर जो है रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई गई थी। इन मद्रास एंड बॉम्बे 8 to 12, मद्रास और बॉम्बे में दोनों प्रोविंसेस हैं, जाहिर है इनकी भी अपनी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है।
मैंने आपको बताया था एक दरमियान में मेन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और बाकी पूरे मुल्क में डिफरेंट प्रोविंसेस के ऊपर अपनी अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो मद्रास और बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें पहले 8 मेंबर थे, बाद में 12 हो गए। उसके बाद बंगाल में 12 से 20 हो गए। लिमिटेड पावर्स वर गिवन टू द लेजिस्लेचर्स, क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी प्रोविंशियल लेवल्स पर, इनके पास इतनी पावर नहीं थी, लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग इतनी पावर नहीं थी, और क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड यानी कि उनसे सवाल जवाब किया जा सकता है। अगर वो कोई भी कानून बना रहे हैं तो आप उनको क्वेश्चन कर सकते हो। तो इतनी पावर्स नहीं दी गई थी प्रोविंस लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर। नॉमिनल इलेक्शंस थ्रू स्पेशल इंटरेस्ट वर अलाउड। गवर्नर जनरल एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड दीज अपॉइंटमेंट्स। अब नॉमिनल इलेक्शंस का क्या मतलब होता है? ये बेसिकली ऐसे इलेक्शंस होते हैं जो कंट्रोल्ड होते हैं या जिसमें धांधली वगैरह होती है। इसमें सिर्फ प्रिटेंड किया जा रहा होता है कि फेयर इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये फेयर नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि अंग्रेजों का हम पर बहुत कंट्रोल रहा है, तो वो इस तरह के नॉमिनल इलेक्शंस करवाते थे जहां पर वो अपने फेवर में चीजों को लेकर आते थे। तो नॉमिनल इलेक्शंस बेसिकली इस तरह के इलेक्शंस होते हैं जो फेयर एक्चुअली में होते नहीं है, लेकिन प्रिटेंड किया जा रहा होता है या दिखाया जा रहा होता है कि नहीं, बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर सारे फैसले जो है वो आम आवाम ही लेती है। तो डेमोक्रेसी शो करते हैं बेसिकली, लेकिन एक्चुअली में कोई डेमोक्रेसी होती नहीं है। गवर्नर जनरल एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड दीज अपॉइंटमेंट्स। वही चीज के जो गवर्नर जनरल और ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसी के पास ज्यादा ताकतें थी, ज्यादा पावर थी, और बाकी तो वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे कि वो इंडियंस को भी जो है वो रिप्रेजेंटेशन का मौका दे रहे हैं। उसके बाद जो अगला एक्ट आया वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। अब ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स का मतलब ही यही है कि इसमें से एक जो है वो वाइसराय होगा इंडिया का और एक जो है वो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो दोनों मिलकर क्या एक्ट या क्या कानून, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे मुल्क में लेकर आ रहे हैं, ये उसके बारे में हम बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। दिस एक्ट वाज अनदर स्टेप टुवर्ड्स गिविंग इंडियंस मोर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। अब इसके थ्रू वो दोबारा से कोशिश कर रहे थे कि इस तरह का एक्ट लाया जाए जिसमें इंडियंस को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले, यानी वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सके अपने मुल्क के मामलात में, सिर्फ अंग्रेज ना करें बल्कि इंडियंस भी करें। दिस एक्ट प्रोवाइडेड, इस एक्ट में क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, दोबारा से जो काउंसिल के मेंबर्स थे उनको बढ़ा दिया गया। जैसे पिछले वाले एक्ट में भी यही हुआ था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके मेंबर को एक्सपैंड कर दिया था, मेंबर्स को बढ़ा दिया था, 10 से 16 कर दिए थे। अब यहाँ पर जो सेंट्रल है यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें एडिशनल मेंबर्स बढ़ा दिए गए थे अप टू 60, यानी 60 तक तादाद हो गई थी इस एक्ट में। बट ऑफिशियल मेजोरिटी रिमेन्ड देयर। ऑफिशियल मेजोरिटी रिमेन्ड देयर का क्या मतलब है कि अंग्रेज फिर भी वहीं पर मौजूद थे। ऑफिशियल मेजोरिटी जो ऑफिशियली पार्ट है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जो इतने ऑफिशियल है कि आप उन्हें हटा नहीं सकते हो, तो वो उसका पार्ट ही रहे थे, अंग्रेज उसका पार्ट रहे थे, और बाकी वैसे उन्होंने मेंबर्स बढ़ा दिए थे जिसमें इंडियंस को मौका मिलेगा खुद को रिप्रेजेंट करने का, और वो इन 60 में से अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारे इन 60 में से 60 में से 20 मेंबर हो सकता है इंडियंस हो, लेकिन बाकी 20 में से कई ऐसी सीट्स हैं जो रिजर्व्ड है, वो अंग्रेजों के लिए ही है, और आप उनको वहां से नहीं हटा सकते क्योंकि वो ऑफिशियल मेजोरिटी है। जो प्रोविंशियल लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये मैंने आपको बताई सेंट्रल लेवल पर जो मेन होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्रोविंशियल लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसमें साइज वारिड इन डिफरेंट प्रोविंसेस। अब उसमें जितने डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट साइजेस थे, यानी सारे प्रोविंसेस में जितनी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उन सब में सेम मेंबर्स नहीं थे, सब में डिफरेंट डिफरेंट थे। बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, यूपी, इन सब में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स थे उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, अब इसमें जो है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी में थी। नॉन ऑफिशियल यानी कि जो अंग्रेज नहीं है, बेसिकली इंडियंस है तो वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही हैं, यानी कि वो ऑफिशियल नहीं है, उनको हटाया जा सकता है। अंग्रेज जब चाहे उन इंडियंस को हटाकर किसी और को पोजीशन दे सकते हैं, लेकिन वो मेजोरिटी में थे, यानी ज्यादा सीट्स उन्हीं के पास थी। नॉट ऑल मेंबर्स वर इलेक्टेड, जितने भी उसमें मेंबर्स हैं वो सबके सब इलेक्ट नहीं होते थे। एक होता है इलेक्टेड होना, इलेक्टेड में होता है कि जो आम आवाम है वो सिलेक्ट करती है,
और नॉमिनेटेड होता है कि डायरेक्टली अवाम डिसाइड नहीं करती है, बल्कि जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो खुद नॉमिनेट करती है अपनी पसंद से किसी बंदे को। तो ये जो प्रोविंशियल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, उसमें जितने भी मेंबर्स थे वो इलेक्टेड नहीं थे, यानी हम आम अवाम ने डिसाइड नहीं किया था कि कौन लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है वो पार्ट बनेगा, बल्कि कई ऐसे थे जो नॉमिनेटेड थे, जिनको अंग्रेजों ने खुद नॉमिनेट किया था कि ये जो है पार्ट बनेगा इसका लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो एक तरीके से इसमें आप देख सकते हो कि कंट्रोल जो है वो अंग्रेज ही कर रहे हैं, यानी अगर उन्होंने इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया भी है तो वो भी अपनी मर्जी से, क्योंकि वो नॉमिनेट कर रहे हैं, आम अवाम इलेक्ट नहीं कर रही है, वो खुद नॉमिनेट कर रहे हैं। तो अपनी पसंद से वो किसी को अगर लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली वो उसको अपनी पसंद से कंट्रोल भी कर सकते हैं। पावर्स ऑफ द कौंसल्स वर इंक्रीज्ड, जो कौंसल्स थी उनकी पावर्स को निस्बतन बढ़ा दिया गया था। जैसे पिछले एक्ट में ऐसा था कि बहुत ज्यादा पावर नहीं थी, जो प्रोविंशियल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी या जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके पास इतनी पावर नहीं थी, लेकिन इस एक्ट में उस पावर को निस्बतन बढ़ा दिया था। बजट कुड बी डिस्कस्ड, मेंबर्स वर अलाउड टू प्रेजेंट रेजोल्यूशंस एंड पुट अप क्वेश्चंस। इसमें बजट जो है उसको भी डिस्कस वगैरह किया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स वर फॉर्म्ड फॉर बॉम्बे, बॉम्बे के लिए भी अलग से एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। मद्रास एंड बंगाल एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोविंसेस, इन सब के लिए एक सेपरेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो बनाई गई। इलेक्शंस वर टू बी हेल्ड बाय यूनिवर्सिटी सेनेट, अब ये डिसाइड हुआ कि जो इलेक्शंस हुआ करेंगे उन्हें कौन कौन कंट्रोल करेगा। यूनिवर्सिटी सेनेट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, म्यूनिसिपल कमेटीज हो गए, जमींदार हो गए, और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये जो है होस्ट करेंगे इलेक्शंस को। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट किया गया। अगला जो एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड ने मिलकर इंट्रोड्यूस करवाया था। मॉन्टेगू जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, और चेम्सफोर्ड जो था ये इंडिया का वाइसराय था। इन दोनों ने मिलकर ये एक्ट जो है इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में, इसलिए इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। In the background of some significant developments between 1909 to 1919, तो 1909 और 1919 देखो जरा, आई मीन टू से कि 1919, ठीक है, 1919 क्या बोल रही हूँ, 1909 से 1919 के दरमियान में कुछ ऐसी वाकयात हुए थे जिसकी वजह से जो है उन दोनों ने सोचा कि मुल्क के अंदर जो है एक नया एक्ट पास कराना चाहिए। अब 1909 और 1919 के दरमियान कौन से ऐसे वाकयात थे जिनकी वजह से ये एक्ट बना, उसमें पहला है जो वर्ल्ड वार हुई थी 1914 से 1918 के दरमियान। दूसरा जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई ड्यूरिंग द तहरीक खिलाफत मूवमेंट, जो कि मुस्लिम लीग ने शुरू की थी, ये सारे हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने जो अपने मकासद में तब्दीलियां की थी ये भी हम पढ़ चुके हैं। लखनऊ पैक्ट भी पढ़ चुके हैं 1916 का। ये वो कुछ ऐसी चीजें थी जिसके बाद जो है इन दोनों ने डिसाइड किया कि मुल्क के अंदर जो है एक नया रिफॉर्म या एक नया एक्ट जो है वो लाना चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे थे। The British government announced that gradual induction of Indians in all branches of government would be done. तो जो अंग्रेज थे उन्होंने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट में जितनी भी सीटें हैं या जितनी भी गवर्नमेंट की ब्रांचेस हैं उसमें इंडियंस को जो है रिप्रेजेंट करने का खुद को मौका मिलेगा। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी डन। इसके अलावा ग्रेजुअली उन्होंने सोचा कि जो गवर्नमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। इसके अलावा जो इंडियंस हैं उनको कमीशन रैंक्स दिए जाएंगे आर्मी के। तो बेसिकली इंडियंस को पूरी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इस बार खुद को रिप्रेजेंट करने की गवर्नमेंट्स में, और उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा मुल्क के मामलात में। मिस्टर मॉन्टेगो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विजिटेड इंडिया from November 1917 to April 1918 and discussed the constitutional matters with Viceroy Lord Chelmsford and the Indian political leaders. तो वही चीज कि जो मॉन्टेगो था और जो हमारा वाइसराय था इंडिया का उस दौर में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उन दोनों ने आपस में मुलाकातें की और वो इंडिया के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे, जिसमें मुस्लिम लीग हो गई, कांग्रेस हो गई, उन सब पॉलिटिकल लीडर्स से मुलाकातें की डिसाइड करने के लिए कि क्या किस किस्म का एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। और उनकी इस डिस्कशन का जो नतीजा निकला वो था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इस एक्ट की खास फीचर्स क्या हैं, इसकी क्या खुसूसियात हैं वो हम पढ़ते हैं।
दिस एक्ट प्रोवाइडेड ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। जो इसका मेन सेंटर था, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है एक मुल्क की, मेन सेंटर होता है जो, वहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो डिफरेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। तो सेंटर में दो डिफरेंट बाई कैमरल लेजिस्लेचर थे, बाय का मतलब दो, तो एट अ टाइम दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं जो, यानी कि दो हाउसेस पे वो मुश्तमिल थी। उनमें से एक जो थी, एक हाउस जो था या एक लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी, उसमें जो मेंबर्स थे वो टोटल 60 थे। उन 60 में से जो 34 थे वो इलेक्टेड थे, यानी कि जो आम आवाम थी, पब्लिक थी, उसने चूज किए थे थ्रू वोटिंग। और जो बाकी के 26 थे वो नॉमिनेटेड थे, यानी उन्हें गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया था, खुद चूज किया था, अवाम ने चूज नहीं किया था, बल्कि डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश क्राउन था, उन्होंने नॉमिनेट किया था इन 26 मेंबर्स को। और जो नॉमिनेटेड है वो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स दोनों होंगे। यानी ये जो 26 ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है या ब्रिटिश क्राउन जो है वो नॉमिनेट करेगी, इन 26 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स ऑफिशियल भी हो सकते हैं और कुछ नॉन ऑफिशियल भी हो सकते हैं। यानी ऑफिशियल होंगे तो वो परमानेंट पार्ट है बेसिकली उसका, उस काउंसिल का, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे जो ऑफिशियल नहीं है, उनको हटाया जा सकता है किसी स्पेसिफिक मुद्दत के बाद। द काउंसिल्स टेन्योर वाज फिक्स्ड एट 5 years। और ये जो काउंसिल थी, मैंने आपको बताया कि दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी थी सेंटर में, तो अभी हम एक के ऊपर बात कर रहे हैं। ये जो एक थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये फिक्स थी 5 साल के लिए, तो अगले 5 साल तक जो भी मेंबर्स डिसाइड होंगे वो ही रहेंगे और उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। इसके बाद है लेजिस्लेटिव असेंबली वाज कंसिस्टेड ऑफ 145 मेंबर्स। जो दूसरा हाउस है उसमें 145 मेंबर्स थे टोटल, जिसमें से 105 जो है वो इलेक्टेड थे, अगेन पब्लिक चूज कर रही थी, और बाकी जो थे वो नॉमिनेटेड थे, जिन्हें खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट कर रही थी, चूज कर रही थी। डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड विद लिमिटेड फ्रेंचाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स पेइंग, previous experience of legislative councils, university senate, district councils etc। अब डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस करवाए गए। डायरेक्ट इलेक्शंस यानी कि जो अवाम है वो खुद डायरेक्टली चूज करेगी अपना रिप्रेजेंटेटिव। एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें अवाम डायरेक्टली चूज नहीं करती है अपना रिप्रेजेंटेटिव, बल्कि वो एक मेंबर को, एक बंदे को चूज करती है जिस पर वो ट्रस्ट करती है, और वो बंदा आगे से चूज करता है रिप्रेजेंटेटिव को। ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें डायरेक्ट अवाम चूज नहीं करेगी, बल्कि दरमियान में कोई और सोर्स होगा उन दोनों के बीच में, जिसे अवाम चूज करेगी एक बंदे को, और फिर वो बंदा आगे से चूज करेगा रिप्रेजेंटेटिव। ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शंस हुए थे वो डायरेक्ट इलेक्शंस थे, यानी अवाम जो है, पब्लिक जो है, वो डायरेक्ट चूज कर रही है अपना रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस थी, विद लिमिटेड फ्रेंचाइज, यानी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, कि एक बंदे के पास कितनी प्रॉपर्टी है, या वो टैक्स पे करता है या नहीं करता, क्या उसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, या तो वो मेंबर रह चुका हो, या किसी भी किस्म का उसका एक्सपीरियंस हो, या वो कोई यूनिवर्सिटी सेनेट हो यानी एजुकेटेड हो, या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर हो। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। अगर ये पूरी होती हैं, ये चीजें, ये क्राइटेरिया पूरा होता है, तभी एक बंदा जो है वो वोट कर सकता है। जैसे अब आज है, आप कोई भी देख लो, उठ के वोट कर सकता है, अमीर है, गरीब है, पैसे वाला है, नहीं है, जैसा भी है वोट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो एजुकेटेड हो, वो टैक्स पे करता हो, उसके पास कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रॉपर्टी हो या पैसा हो, तो फिर ही वो नॉमिनेट कर सकता है, तो फिर ही वो सिलेक्ट कर सकता है। तो इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। इसके अलावा माइनॉरिटीज के लिए जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिमांड जो है उसको एक्सेप्ट किया गया। लिमिटेड लॉ मेकिंग पावर्स वर असाइन्ड टू द लेजिस्लेचर, बट फॉर सर्टेन कैटेगरीज प्योर परमिशन वर रिक्वायर्ड। अब वही के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उनके पास जो है लॉ मेकिंग पावर्स तो थी, लेकिन इसके बावजूद उनको पीछे से परमिशन की जरूरत थी। यानी अगर वो कोई भी कानून बना रहे हैं, कोई बिल पास करना चाह रहे हैं, तो जब तक उन्हें पीछे से, यानी कि जो पीछे हुकूमत बैठी हुई है अंग्रेजों की, ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनसे अप्रूवल नहीं आता, उनसे परमिशन एक्सेप्ट नहीं होती है, तब तक कोई लॉ जो है वो पास नहीं होगा। तो टेक्निकली अगेन अंग्रेजों का ही हम पर कंट्रोल है, और सिर्फ प्रिटेंड किया जा रहा है कि इंडियंस को जो है रिप्रेजेंटेशन का इक्वल चांस मिल रहा है। उनको लेजिस्लेटिव पावर्स दी जा रही है, लेकिन कानून उनकी मर्जी से नहीं बन रहा, वो पीछे से अप्रूवल होगी तो कोई कानून बनेगा, कोई बिल पास होगा। इतना ही नहीं, इट हैड नो कंट्रोल ओवर डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, बजट एटसेट्रा। उनको ना ही डिफेंस से रिलेटेड जो मामला होते हैं, मुल्क के तहफ्फुज़ से रिलेटेड, या फॉरेन पॉलिसी हो गई,
गैर मुल्की मामलात हो गए, बजट हो गया, इससे उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक था ही नहीं, इस चीज का उन्हें राइट या पावर दी ही नहीं गई थी। लेजिस्लेचर कुड रिफ्यूज ग्रांट्स बट गवर्नर जनरल कुड रिस्टोर देम। अगेन उनके पास इतनी लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, अगर वो कोई बिल पास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नर जनरल चाहे तो उसको रिस्टोर भी कर सकता है, चाहे तो उस बिल को कैंसिल भी कर सकता है। तो आप जो भी फैसला सुना रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आखिर में फैसला मेन जो होगा वो गवर्नर जनरल का ही होगा। Questions, resolutions, adjournment motions were allowed. Governor General remained powerful office with all the executive legislative powers with a nominated executive council. Two lists of subjects were given in the act. One was central and other was provincial. Center had overriding powers. सेम वही चीज के गवर्नर जनरल की इजाजत के बगैर कुछ नहीं होगा, मेन पावर जो है लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो उसी के पास है। और दो लिस्टें बनाई गई हैं मुल्क के अंदर, जिसमें से एक है सेंट्रल और एक है प्रोविंशियल, यानी एक जो मेन सेंटर है मुल्क का वो, और दूसरा प्रोविंशियल लेवल पर जो लिस्ट तैयार की गई है। और उसमें भी जो है जो मेन पावर है वो सेंटर में ही है, मेन कंट्री के दरमियान में जो मेन सेंटर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसी के पास सारी पावर है। और प्रोविंशियल लेवल पर जितनी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके पास उतनी पावर नहीं है। ये कुछ फीचर्स थे इस एक्ट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। उसके बाद आ जाता है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसी एक्ट में प्रोविंशियल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनके पास क्या पावर्स थी या उनमें क्या तब्दीलियां लाई गई। सबसे पहले तो उसमें अगेन मेंबरशिप इंक्रीज, मेंबर्स जो थे उसके बढ़ा दिए गए, और जितने भी मेंबर्स थे उसमें उनमें से 70% जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड थे, यानी उन्हें पब्लिक जो है वो चूज करेगी, और उनके पास अगेन लिमिटेड पावर्स हैं, वो फिर भी अंडर कंट्रोल ही है। दे कुड रिजेक्ट बजट, अगेन वही चीज कि वो चाहे तो किसी बजट को रिजेक्ट भी कर दें तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नर जनरल चाहे तो उसको रिस्टोर कर सकता है। तो प्रोविंशियल लेवल पर भी इतने मेंबर्स उन्होंने बढ़ा दिए, जो इंडियंस हैं उनको रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिला। 70% जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी आम आवाम चूज करेगी, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं है, सारी की सारी पावर गवर्नर जनरल के पास ही है, तो वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में कंट्रोल हमें अभी भी अंग्रेज ही कर रहे हैं। जब तक उसका कोई फैसला नहीं होगा, क्योंकि हतमी फैसला तो गवर्नर जनरल का ही है, जब तक उसकी तरफ से कोई चीज अप्रूव नहीं होगी, कोई बिल, कोई कानून, कोई एक्ट कुछ पास नहीं हो सकता। उसके बाद इस एक्ट की एक और खास बात थी, वो था डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस, कि वो प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम लेकर आया था। डायरकी सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक प्रोविंस के ऊपर दो हुकूमतें जो हैं वो एट अ टाइम रूल कर रही होती हैं, वरना नॉर्मली एक प्रोविंस पर एक ही हुकूमत होती है, लेकिन डायरकी सिस्टम में जो है एट अ टाइम दो हुकूमतें रूल करती हैं एक सूबे के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द न्यू अरेंजमेंट सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब इसमें जो है 2 कैटेगरीज में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था। प्रोविंशियल लेवल पर मैं बात कर रही हूँ, जो डायरकी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि सूबों के ऊपर एट अ टाइम 2 गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत कर रही है, उसमें उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई। एक था रिजर्व सब्जेक्ट्स वाली कैटेगरी और एक थी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वाली कैटेगरी। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रिजर्व सब्जेक्ट्स वो थे जो बेसिकली रिजर्व सीट्स हैं जिस पर अंग्रेज ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं जो रिजर्व सीट्स नहीं है, इसमें जो इंडियंस हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो उसका पार्ट बन सकते हैं। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उसमें जुडिशरी, कैनाल, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस, प्रेस पावर्स, जो मेन पावर्स हैं बेसिकली फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशरी पावर्स, जो मेन अथॉरिटीज होती हैं वो रिजर्व सब्जेक्ट्स में आती थी। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं उसमें उन्होंने बहुत ही कोई नॉर्मल किस्म की पावर्स जो है, लोकल गवर्नमेंट जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ये सारी अनइम्पॉर्टेंट जो पावर्स हैं वो उन्होंने जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में रखी थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अथॉरिटीज सीट्स हैं वो उन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट्स में रखी थी। इन केस ऑफ ए डिस्प्यूट, अगर कोई तनाज़ा होता है, जो कि डेफिनेटली होना था, क्योंकि आप देख लो अनफेयर तरीके से आपने चीजें जो है वो डिजाइन की हुई हैं, रिजर्व सब्जेक्ट्स बनाए हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स बनाए हैं, रिजर्व में मेन पावर वाली सीट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अथॉरिटी वाली सीट्स हैं, और ट्रांसफर्ड में इतनी इंपॉर्टेंट पावर्स है ही नहीं है, और जो रिजर्व है वो रिजर्व है, उन पर अंग्रेज ही हुकूमत करेंगे, और ट्रांसफर्ड जिसमें इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं अथॉरिटीज, वो उसमें इंडियंस को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। तो डेफिनेटली डिस्प्यूट तो होगा, तनाजात उठेंगे, बहस और मुबाहिसा होगा, एतराजात होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर एतराजात होते हैं, इफ समथिंग
belonged to reserved or transferred side. The governor was entitled to make the final decision. अगेन वही चीज कि कोई बहस उठती है, कोई तनाजा उठता है, तो गवर्नर जनरल का डिसीजन फाइनल होगा. गवर्नर जनरल किसका है, गवर्नर किसका है, वो अंग्रेजों का है, तो ऑब्वियसली वो अंग्रेजों के हक में फैसला देगा. लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल वाज इंट्रोड्यूस्ड. द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज कॉम्प्लिकेटेड. The continuous tussle between the elected and nominated members created fear of breakdown of administration. Governor General had control on key departments. Elective elements became strong in the legislatures. वही चीज कि जो डायरकी सिस्टम था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और उससे बहुत ज्यादा जो है तनाजात बढ़ रहे थे, और जो इलेक्टेड मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स वाली बहस थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स वही चीज कि अवाम सेलेक्ट कर रही है, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो अंग्रेज सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सारी की सारी पावर्स है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को ही मिल रही है. तो जो गवर्नर जनरल है उसको भी सबसे ज्यादा पावर दी हुई है, तो हर तरीके से जो है वो अंग्रेज कंट्रोल रख रहे हैं इंडिया के ऊपर. इसके अलावा अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. वैसे आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला होगा, लेकिन ये वाला सारा पार्ट जो है ना आधा मैंने बाद में रिकॉर्ड किया है. आज मैं सिर्फ एडिटिंग कर रही थी और मैंने अपलोड पे सिर्फ वीडियो लगानी थी, और मुझे पता चला कि मेरी पूरी वीडियो के बिल्कुल दरमियान वाला सारा पार्ट है ही नहीं, पता नहीं मैंने रिकॉर्ड किया था वो गायब है, मिला भी नहीं मुझे, तो मुझे वो पार्ट दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा. और आपको पता भी नहीं चला होगा कि मैंने बीच में सेपरेट से रिकॉर्डिंग करके दोबारा दरमियान में बिल्कुल एडिट करके डाली है. एनीवेज अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ये वाला जो एक्ट है इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेचर समझा जाता है. इसकी कुछ खास बातें जो हैं वो ये थी कि इट प्रोवाइडेड अ फेडरल सिस्टम विद द सेंटर. इसमें फर्स्ट टाइम एवर फेडरल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया विद द सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर. अब इसमें 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे, यानी कि 11 ऐसे प्रोविंसेस थे जिसके ऊपर गवर्नर्स की हुकूमत थी, और बाकी 6 प्रोविंसेस ऐसे थे जिस पर जो है वो चीफ कमिश्नर की जो है वो हुकूमत थी. और इस एक्ट में टोटल 3 डिफरेंट लिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई. उनमें एक लिस्ट थी फेडरल लिस्ट, एक लिस्ट थी प्रोविंशियल लिस्ट, और एक थी कंकरेंट लिस्ट. जो फेडरल लिस्ट थी उसमें जो मामलात थे वो थे डिफेंस से रिलेटेड, मुल्क के तहफ्फुज़ से रिलेटेड, पोस्टल सर्विसेज, खतूत जो होते हैं उससे रिलेटेड, खत वगैरह से रिलेटेड, एक्सटर्नल अफेयर्स, गैर मुल्की मामलात, कॉइनेज एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जो हैं वो फेडरल लिस्ट के अंडर आती थी. इसके अलावा जो प्रोविंशियल लिस्ट थी, अब फेडरल लिस्ट तो है जो मेन सेंटर है, उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पर, सूबाई लेवल पर जो लिस्ट थी उसके पास जो पावर थी वो थी एजुकेशन से रिलेटेड, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जस्टिस है, एग्रीकल्चर है, पब्लिक सर्विसेज है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें जो हैं वो प्रोविंशियल लिस्ट में आती थी. और लास्ट थी द कंकरेंट लिस्ट, जिसमें क्रिमिनल लॉ, सिविल मैरिज, डाइवोर्स, रजिस्ट्रेशन, बैंकरप्ट, फैक्ट्रीज एंड सक्सीजन, ये सारी चीजें जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आई थी. तो इन्होंने बेसिकली 3 लिस्ट बना दी थी जिससे काफी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज हो गई थी. इसके अलावा सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस बनाए गए जिसमें 260 मेंबर्स थे. उसमें से 156 जो थे वो अंग्रेज थे और बाकी के 104 जो हैं वो इंडियंस थे. जो इलेक्शंस हैं वो इनडायरेक्ट कराए गए थे. इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है जिसमें डायरेक्ट जो अवाम है वो मेंबर चूज नहीं करती, बल्कि वो किसी बंदे को चूज करती है और वो बंदा आगे से चूज करता है कि कौन जो है वो मेंबर होगा. इसके अलावा जो फेडरल असेंबली है उसे लॉयर हाउस बनाया गया और उसमें 3 से 75 मेंबर्स थे. उसमें 250 जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिश की साइड से थे, अंग्रेज थे, और जो बाकी के 125 थे वो इंडियन स्टेट्स में से थे, यानी कि इंडियंस थे. तो ये 2 हाउसेस थे. दे वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. स्टेट्स वर टू नॉमिनेट देयर मेंबर्स. तो ये जो इलेक्ट हो रहे थे मेंबर्स, ये जितने मेंबर्स हमने बताए हैं आपको, ये जो इलेक्टेड मेंबर्स थे ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो है वो सिलेक्ट करते थे, यानी प्रोविंशियल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वो इलेक्ट कर रहे थे इन मेंबर्स को. लिमिटेड पावर्स वर गिवन टू द लेजिस्लेचर. अगेन पावर जो है वो अनलिमिटेड नहीं थी, बहुत लिमिटेड थी. वही सेम चीज के जो गवर्नर जनरल है उसी के पास ज्यादा पावर है, वो चाहे तो रिजेक्ट कर दे चाहे तो ना करे. दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड ए पावरफुल गवर्नर जनरल, एग्जेक्टिव चीफ हैविंग पावर्स ऑफ, और ये सारी उसके पास पावर्स हैं. यानी अगेन गवर्नर जनरल है जिसके पास सारी पावर्स हैं और उसके पास जो मेन पावर्स हैं वो यहाँ नीचे मेंशन है. उसके बाद लेक्चर ना बहुत ज्यादा एक्चुअली लंबा हो गया, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूँ. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स
गवर्नर्स एंजॉय द पावर्स लाइक गवर्नर जनरल इन सेंटर। अगेन वही के जो गवर्नर जनरल है उसके साथ साथ जो गवर्नर्स थे उनके पास भी बहुत सारी पावर थी, इसलिए गवर्नर जनरल की तरह वो भी पावर का पूरा पूरा यूज करते थे। इसके अलावा इस एक्ट में जो है जो डायरकी सिस्टम है उसको खत्म कर दिया गया था प्रोविंशियल लेवल पर। मैंने आपको पीछे ऊपर बताया डायरकी सिस्टम भी इन्होंने शुरू किया था, लेकिन उसको खत्म कर दिया इस एक्ट में। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुई। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं वो यूनिकैमरल हो गई, पहले बाई कैमरल थी, जो मैंने आपको बताया था कि प्रोविंसेस पर दो दो हुकूमतें रखी थी एट अ टाइम, तो उस सिस्टम को भी इन्होंने खत्म कर दिया था। लेकिन 6 ऐसे प्रोविंसेस थे जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स थे, यानी उसमें जो है टोटल 2 यानी 6 सूबे ऐसे थे जिसमें एट अ टाइम 2 हुकूमतें जो है वो रूल कर रही थी, और 5 प्रोविंसेस जो है वो यूनिकैमरल थी, यानी एक ही गवर्नमेंट उनके ऊपर हुकूमत कर रही थी। फ्रेंचाइज एक्सटेंडेड बट स्टिल रिस्ट्रिक्टेड। अगेन जो है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी इलेक्शंस में, जिस तरह पिछले इलेक्शन में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई थी, इस इलेक्शन में भी ये रिस्ट्रिक्शंस थी। फेडरल कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ये सारी इंट्रोड्यूस करवाई गई। जो बर्मा है वो इंडिया का पहले पार्ट था, उसको इंडिया से बाद में लहदा कर दिया गया। जो सिंध है वो बॉम्बे का हिस्सा था, बाद में उसको बॉम्बे से लहदा कर दिया गया। तो ये कुछ तब्दीलियां आई थी इस नए एक्ट में। फाइनल इसका कंक्लूजन जो है वो यही है कि जो फेडरल पार्ट है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, लेकिन जो प्रोविंशियल पार्ट है उसको 1937 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो भी इस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाई गई, यानी कि प्रोविंशियल लेवल पर जो है ऑटोनॉमसली प्रोविंसेस काम कर रहे थे, यानी अपने हिसाब से कानून बनाना वगैरह हो गया, या अपने अकॉर्डिंग या अपने रूल्स के हिसाब से चलना, बेसिकली ऑटोनॉमसली यानी इंडिपेंडेंट होकर काम करना। तो वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी इंट्रोड्यूस हुई। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स वर फॉर्म इन प्रोविंसेस। जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस थे उनके ऊपर गवर्नमेंट्स जो है वो इलेक्टेड हुई, यानी नॉमिनेटेड गवर्नमेंट्स नहीं थी बल्कि इलेक्टेड थी, खुद अवाम ने चूज की थी, ना कि अंग्रेजों ने नॉमिनेट की थी। अ स्ट्रॉन्ग सेंटर वाज मेंटेन्ड, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर रखा गया। और दिस एक्ट एक्सपेंडेड इलेक्टोरेट जो है उसको एक्सपेंड कर दिया गया, यानी उसमें मेंबर्स बढ़ा दिए गए। जो इंडियन गवर्नमेंट है अंडर दिस एक्ट हैड नो कंट्रोल ओवर डिफेंस। लेकिन इस एक्ट में भी जो इंडियंस हैं या इंडियन गवर्नमेंट है उसको डिफेंस पर, यानी जो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड मामला हैं उसमें कोई कंट्रोल नहीं था। इन द इंडियन लेजिस्लेचर कुड नॉट अमेंडेड। जो इंडियन लेजिस्लेचर है वो उसमें किसी किस्म की तब्दीलियां भी नहीं कर सकता था। और जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसको भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था, यानी डायरेक्टली अवाम ने इलेक्ट नहीं किया था, एक अवाम ने बस एक मेंबर को चूज किया और उस मेंबर ने आगे इलेक्ट किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, काफ़ी लेंथी हो गया है इसलिए मुझे लास्ट में आके बस जल्दी जल्दी करना पड़ा है, लेकिन आई होप हेल्प मिली होगी। बाकी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बोल बोल कर मेरा अब गला बिल्कुल बंद हो चुका है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।